तो ये वेक्टर पी का रिप्रेजेंटेशन हो गया ए से लेकर के बी तक। अब एक्चुअल में इसको लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसको इस टाइप ए बी। तो ये वेक्टर ए बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बताता है कि जो हम लोग डायरेक्शन लिए हुए हैं ये ए से बी की तरफ लिए हुए हैं। इन केस अगर कोई एक आदमी उधर से वापस रिटर्न हो रहा होगा तब के केस में इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर बी ए। तो ये वेक्टर बी ए जो है ये तुम्हारा डायरेक्शन बता रहा होगा बी से लेकर के ए तक का। लेकिन डिस्टेंस से अगर बात करोगे तो ये भी वही है और ये भी वही है। ये भी ए और बी के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा है। नीचे वाला क्वांटिटी तुम्हारा ए से लेकर के बी के ही बीच का बात कर रहा है। और ध्यान देना यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो रहता है यूनिट वेक्टर को लिखने का यहाँ से तरीका आ जाएगा। यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं ए कैप इक्वल्स यहाँ से हो जाएगा ये वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये फॉर्म तो बहुत जगह पे यूज करते हैं, बहुत अक्सर हम लोगों को यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। जब कोई से भी तीन ऐसे वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। और इसमें जो हम लोगों का स्पेस जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्पेस बोलने का मतलब जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों ही होते हैं और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब के केस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो रहेंगे ये तुम्हारे ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाएंगे। और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए जो हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करने वाले हैं उनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेक्टर यूज करने वाले रहेंगे, उन्हीं को यूनिट वेक्टर बोला जाएगा और उन्हीं को हम लोग। ठीक है भाई, चलो तो पिछले वाले क्लास में मतलब कल वाले क्लास में तुम लोग का केमिस्ट्री का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। और केमिस्ट्री का जो चैप्टर में तुम्हारा कुछ एडिशनल जो भी हम लोग को और कवर करना रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक। और डायगोनल रिलेशनशिप याद रखना, मैंने बहुत शॉर्ट में निपटाया हुआ था, बहुत ज्यादा उसके बारे में तुमको देखना भी नहीं है, बस तुमको इतना ही उसमें से याद रखना है भाई कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के सिर्फ 3 एलिमेंट्स जो रहते हैं ये डायगोनली रिलेशनशिप दिखाने वाले रहेंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ कवर करने वाली बात ऐसा है नहीं और ना ही उसमें बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो तुमको बस उतना ही उसमें से कवर करना है जितना तुमको बताया गया है। बाकी उसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा या एडिशनल नॉलेज रहेगा वो तुमको आने वाले चैप्टर्स में देखने के लिए मिलेगा। तो भाई हमको अभी इतने तक का ही लेते हुए चलना है। और दूसरा चीज, इसमें से मैंने तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाया है। एक्चुअली में यहां से जो क्वेश्चन बन करके आते हैं वो मोस्टली ऑर्डर को लेकर के आते हैं, ठीक है। ऑर्डर को लेकर के आएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये जितना भी तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाए सिर्फ और सिर्फ तभी सॉल्व होंगे जब तुमको अच्छे से ये क्या बोला जाए सारे के सारे एक्सेप्शन, सारे के सारे पैटर्न्स तुमको आ रहे हैं, क्लियर। तो इसके बारे में जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा हम लोग वो देखेंगे आगे में। अभी तो फिलहाल हम लोग तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मतलब कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। और ये चैप्टर हम लोग को थोड़ा सा जल्दी ही निपटाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है। और साथ साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे चीजें तुमको हर एक चैप्टर में देखने के लिए मिलने वाला है। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इस चैप्टर को तुम थोड़ा मोड़ा भी स्किप करते हुए चलते हो तो आगे के कॉन्सेप्ट साथ साथ न्यूमेरिकल्स दोनों ही समझने में तुमको प्रॉब्लम होगा फिर, ठीक है। तो इस बेसिस पे इस वाले चैप्टर को भी तुमको बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, कहीं पे डाउट्स छोड़ना ही नहीं है, ठीक है भाई। चलो तो पहले हम लोग देखेंगे, पहले हेडिंग ही लगा लो। मोशन इन प्लेन, ठीक, मोशन इन प्लेन। अब देखो पिछले वाले चैप्टर में जो हम लोगों ने मोशन पढ़ा हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर मोशन था। और लीनियर मोशन जब भी किया जाता है तो उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होते, ठीक। या तो सीधे डायरेक्शन में जाएंगे या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, बस 2 ही उसमें पॉसिबिलिटीज होते हैं। लेकिन जब हम लोग प्लेन पे उतर आते हैं तो भाई प्लेन में आने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो आगे पीछे होने के अलावा दाएं बाएं भी जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को 2 टॉपिक से डील करना है, ठीक, 2 टॉपिक से डील करना है। एक तो तब जब हम लोग सीधा जा रहे हो या आजू बाजू निकल रहे हैं, क्लियर। और दूसरा जो इसमें हम लोग डील करेंगे वो एक सर्कुलर मोशन से डील करने वाले हैं। और दोनों ही टाइप के जो मोशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो एक दूसरे से रिलेटेबल है। अभी टॉपिक करवाते टाइम पे तुमको अभी थोड़ा मोड़ा इसके बारे में अंदाजा लग ही जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोगों को इसमें 2 टॉपिक्स कवर करना है और स्केलर और वेक्टर जो होते हैं इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेते हुए चलना है। तुमको यहाँ पे मैं पहले ही बता रहा हूं, तुमको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है भाई कि सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्लियर। जैसे वेक्टर एडिशन हो गया, आगे अभी हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला होगा, उसका डेरिवेशन करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो डेरिवेशन के टाइम पे कोशिश करना कि सारे स्टेप्स तुम्हारे क्लियर हो जाएं ताकि आने वाले न्यूमेरिकल्स में तुमको वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला होगा। और ध्यान देना यहाँ पे जो हम लोग अभी एक्सप्रेशंस हो गए, डेरिवेशंस हो गए या फिर तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका हो गया, ये जितने भी चीज हम लोग देखने वाले हैं
ये तुम्हारे 11th के साथ साथ 12th के साथ साथ आगे के भी जो स्टडीज होने वाले रहेंगे वहां पे तुम्हारे काम आएंगे। ठीक, तो लंबे पीरियड के लिए तुम्हारा काम आने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि इसके पहले में जो था वो बहुत बेसिक था, वो इस चैप्टर का बेस बनाने के लिए था, और ये चैप्टर जो है वो तुम्हारे पूरे फिजिक्स का बेस बनाने वाला है। क्लियर? ठीक है भाई, चलो तो हम लोग अब मोशन इन प्लेन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट बस वेट करना, 1 मिनट। हाँ, तो अब हम लोग मोशन इन प्लेन स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने हल्का फुल्का वेक्टर और स्केलर के बारे में देखा हुआ था, बट उसमें जो हम लोगों ने वेक्टर देखा हुआ था वो वेक्टर उतने ठीक तरीके से क्लियर होता नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग वेक्टर बोलने का मतलब डायरेक्शंस जो था उस दो ही तरीके से डील किए हुए थे भाई, एक तो सीधा जाना और दूसरा रिटर्न होकर के वापस आना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वाले केस में, सॉरी खाली डिस्प्लेसमेंट वाले केस में हो सकता है कि तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले क्वेश्चन में आजू बाजू भी जाने के लिए बोल सकता है। क्लियर? तभी जाकर के उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ठीक तरीके से क्लियर हो पाता है। तो पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर से बहुत बेसिक डील किया हुआ था, अब उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा डीप डील करते हुए चलना है आगे। ठीक, तो जैसे स्केलर और वेक्टर बोलने का मतलब अब तो तुम्हारे माइंड में ये चीज क्लियर हो चुका रहेगा भाई कि स्केलर जो रहेगा ये तुम्हारा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होने वाले हैं, या फिर ऐसे वैल्यूज जो कि डायरेक्शन से जिनको कोई लेना देना होता नहीं है। इसके रिलेटेड पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्टेंस, स्पीड ये देखा हुआ था। और वेक्टर के फॉर्म में जो जिसमें तुम्हारे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां पे तुमको देखने के लिए मिलेगा इसके वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान देना, पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया था नहीं किया था मुझे तो याद नहीं है, बट इनका जो क्लासिफिकेशन रहेगा ये बहुत ही इजी है, उसको तुम 2 3 4 पॉइंट्स में आराम से डिफरेंस निकाल सकते हो। तो हो सकता है स्कूल एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन आ जाए, बाकी आगे के लेवल के हिसाब से तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा नहीं, बस तुम्हारे माइंड में ये क्लियर रहना चाहिए भाई कि वेक्टर और स्केलर होते क्या है। ठीक है, अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग इसको 1 बाय 1 क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो, तो यहां पे जैसे मोशन इन प्लेन लिखा हुआ है, सबसे पहले तो एक होमवर्क में ही ले लो इसको। ठीक, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर, जैसे कि ये मैग्नीट्यूड पे सिर्फ डिपेंड करता है, वो मैग्नीट्यूड सॉरी ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, ये मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करता है। ठीक, इस टाइप से तुमको इसको क्लासिफाई करते हुए 3 4 कम से कम में डेफिनेशन इसके सॉरी डिफरेंस इसके तुमको लिखने हैं। तो भाई इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में भी डील किया हुआ था। ठीक, तो पिछले वाले चैप्टर में जो हम लोगों ने इसके बारे में डील किया हुआ था बस वही तुमको इसमें यहाँ पे चिपकाने हैं, उससे ज्यादा और कुछ तुमको इसके बारे में नहीं लिखना। हालांकि आने वाले टॉपिक्स में और भी हमको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिससे कि तुमको इसका डिफरेंस लिखने में इजी हो जाएगा। इसको पहले नंबर पे इसीलिए लिखा हुआ है ताकि इसका टेबल प्रिपेयर कर लो, जितने डिफरेंस तुमको याद आ जाएंगे उसको लिख लेना, बाकी के लिए स्पेस छोड़ देना। कम से कम में 6 7 पॉइंट्स लिखने हैं, जितने याद आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं याद आने वाले को हम लोग आगे के टॉपिक्स में जब डील करेंगे तो वहां पे लिखते हुए चलना। देखो भाई, अब वेक्टर और स्केलर यहां पे हम लोग को कुछ एक्सेप्शंस भी देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से फिजिक्स में कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनका कि डायरेक्शन तो होता है लेकिन फिर भी हम लोग उनको वेक्टर में कंसिडर ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर बात करोगे, जैसे ये तो तुमको लिखना ही है। ठीक, अब नोट करके लिख लेना एक चीज, मेरे को बताओ टाइम का डायरेक्शन होता है या फिर नहीं होता? टाइम जो रहेगा भाई इसका डायरेक्शन होता है या फिर नहीं होता? अगर किसी को भी समझ में आ रहा हो तो जल्दी से चैट पे बताओ, ऑफलाइन वाले भी भाई जिसको समझ में आ रहा है तुरंत आंसर देकर बताओ, सोच करके देखो कि टाइम जो है इसका डायरेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। नो नो, चलो देखो, टाइम जो रहता है इसका डायरेक्शन होता है, ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, कभी टाइम को देखे हुए हो क्या रिवर्स हो जाए। क्लियर? तो टाइम का डायरेक्शन होता है सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये टाइम जैसे इसका डायरेक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? करंट, जैसे करंट ले लिए, करंट का भी डायरेक्शन होता है, ये हो जाएगा भाई
करंट जो रहता है ये नेगेटिव नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने वाला रहेगा, उसी को हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। हालांकि इसके बारे में तुमको 12th में पढ़ना है, फिर भी समझ लो। करंट का डायरेक्शन होता है, ये हो जाएगा नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर? तो जैसे ये दो एग्जांपल्स हैं, यहां पे इन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्शन तो होते हैं, बट इनको हम लोग वेक्टर ना बोल करके इनको हम लोग स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर करेंगे। क्लियर? और इसको वेक्टर ना लेकर के स्केलर लेने का रीजन जो है वो हम लोग को आगे के टॉपिक्स में क्लियर होने वाला होगा, क्योंकि इनका अगर पढ़ चुके हो तो मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं, और जो लोग नहीं पढ़े हुए हो बस आगे के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि ये जो क्वांटिटीज होते हैं इनका वेक्टर एडिशन पॉसिबल नहीं, मतलब ये स्केलर एडिशन ही हो जाते हैं, इसी वजह से हम लोग इनको स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। ठीक? तो ठीक है भाई, ये था इनके दो, और भी बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ एक्सेप्शन में इन्हीं दोनों को लिख करके रखो। इनके डायरेक्शंस होते हैं, बट इनको स्केलर क्वांटिटी बोला जाएगा। एक्चुअली में करंट जो है ये स्केलर भी नहीं होता। ठीक? इस टाइप के क्वांटिटीज के लिए हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक है? टेंसर क्वांटिटी लिखना चाहो तो कहीं बाजू में लिख लो, आगे के चैप्टर्स हो या फिर आगे के क्लासेस हो, वहां पे तुमको ये देखने के लिए मिल ही जाए। 12th में तो पढ़ना ही है भाई। तो टेंसर क्वांटिटी एक होता है जिनमें की डायरेक्शंस होंगे, लेकिन फिर भी उनको हम लोग स्केलर एज ए स्केलर क्या बोलना चाहिए लेते हैं, इनको हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। ठीक? तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे दो यहां से एक्सेप्शन। अब हम लोग यहां पे चलते हैं, देखो वेक्टर जो रहते हैं इनका एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन किया कैसे जाएगा। ठीक? तो अब हेडिंग लगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, यहां से तुम्हारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो कोई सा भी जो वेक्टर होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली जनरली हम लोग लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है? जनरली हम लोग लेटर्स का यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई यहां पे मैंने लिख लिया ए, ठीक, यहां पे ए लिख लिया। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर में एक एरो का साइन दिया जाता है। क्लियर? बुक्स में इसके स्टेटमेंट्स लिखे हुए रहते हैं, हम लोगों को उस पर जाना ही नहीं है, बस हमको रिप्रेजेंटेशन से मतलब है भाई कि कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है? अब ध्यान देना, यहां से मान लो मैंने पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक का कोई एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है लिया हुआ। ठीक? तो मान लेते हैं यहां से लेकर के वहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा इसको हम लोग एक लेटर पी से या हो या फिर ए से, इसी ए से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर ए से लेकर के बी तक का जो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर, अच्छा वेट पी लेते हैं क्योंकि ए और बी तो लिख ही लिए हैं, तो इसको हम लोग वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्लियर? अब ध्यान देना, इसी वेक्टर क्वांटिटी में दो दो फैक्टर्स चिपके हुए हैं। क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा मैग्नीट्यूड और एक हो जाएगा इसमें से डायरेक्शन। क्लियर? तो ये वेक्टर पी का रिप्रेजेंटेशन हो गया ए से लेकर के बी तक का। अब एक्चुअल में इसको लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसको इस टाइप से ए बी। तो ये वेक्टर ए बी जो यहां पे लिखा हुआ है ये बताता है कि जो हम लोग डायरेक्शन लिए हुए हैं ये ए से बी की तरफ लिए हुए हैं। इन केस अगर कोई एक आदमी उधर से वापस रिटर्न हो रहा होगा तब के केस में इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर बी ए। तो ये वेक्टर बी ए जो है ये तुम्हारा डायरेक्शन बता रहा होगा बी से लेकर के ए तक का, लेकिन डिस्टेंस की अगर बात करोगे तो ये भी वही है और ये भी वही है, ये भी ए और बी के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा है और नीचे वाला क्वांटिटी भी तुम्हारा ए से लेकर के बी के ही बीच का बात कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन के लिए हम लोग को इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर? क्लियर? चलो इसमें से अगर कुछ नोटेबल पॉइंट तुमको लग रहा होगा तो लिख लो भाई, नोट डाउन करने टाइप का कुछ लग रहा हो तो लिख लो, फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जरूरी नहीं है कि तुमको कैपिटल लेटर ही मिले, ठीक है, वो स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बहुत सारी जगह। अब ध्यान देना, ये तो हो चुका रहेगा। अब लिखो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब यहां से थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आना स्टार्ट होगा भाई आगे के टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर, ध्यान देना
वेक्टर जो रहेगा बेसिकली इसको हम लोग को दो टाइप से देखना होता है। ठीक, वेक्टर जो रहते हैं इसको हम लोग को बेसिकली दो टाइप से देखना होगा। क्लियर? एक हो जाएगा इसमें से तुम्हारा पोलर वेक्टर, एक हो जाता है इसमें से पोलर वेक्टर, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे इसमें से एक्सियल वेक्टर। क्लियर? तो टाइप लिखो यहां पे, फर्स्ट पोलर वेक्टर, और सेकंड नंबर हम लोग इस पे देखेंगे एक्सियल वेक्टर। क्लियर? एक हो जाएगा भाई यहां से पोलर वेक्टर, और सेकंड टाइप इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सियल वेक्टर। अब ध्यान दो, दोनों किसको बोल रहा है? जब डायरेक्शन जो है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है वो मोशन के डायरेक्शन की तरफ रहेगा, ठीक, तब हम लोग उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। दूसरे तरीके से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो इसको, जब किसी भी एक वेक्टर का एंड स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है। क्लियर? तो इस टाइप के हम लोग वेक्टर को बोलेंगे भाई पोलर वेक्टर। ये तुम्हारा बहुत सिंपलेस्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इसको समझने के लिए, किसी भी वेक्टर का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बाकी एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे तो यहां पे लिखते हैं, चलो इसको पहले। पोलर वेक्टर, व्हेन direction of an object is in the direction of motion, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब हम लोग मोशन के डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन लेने वाले रहेंगे, वो जिधर जा रहा होगा, जैसे मैं अभी इधर चलते हुए चल रहा हूं, ठीक, तो मेरा मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, और सॉरी मेरा मोशन भी इधर ही है और डायरेक्शन भी जो दिख रहा है वो इधर ही है, तब के केस में उसको हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर। बोलने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये है कि या तो तुम रेक्टिलिनियर मोशन करो या फिर कर्विलिनियर मोशन करो, दोनों ही केसेस में हम लोग उसको बोलेंगे पोलर वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिए हुए हैं तो। और अगर सर्कुलर मोशन जो यहाँ पे किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा भाई, व्हेन डायरेक्शन इज in the direction of axis of rotation, when direction is in the direction of axis of rotation। अब ध्यान देना, जब हम लोग पोलर वेक्टर की बात करते हैं तब के केस में पहले मैं यहाँ पे तुमको फिजिकल क्वांटिटीज बता रहा हूं, उसके बाद इन दोनों को मैं और थोड़े से एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान देना, पोलर वेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो जनरली हम लोग को इसमें देखना होता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग को इसमें देखना है वेलोसिटी। ठीक, यहां पे और आ जाएगा भाई एक्सेलरेशन, आ जाएगा इसमें से फोर्स। आगे इतना समझ में? तो और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिनको कि हम लोग को आगे आने वाले चैप्टर बाय चैप्टर डील करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल इतने से तुमको अंदाजा लग गया रहेगा कि पोलर वेक्टर बोलने का मतलब हम लोग कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को उसमें कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, अब ध्यान देना, मैंने तुमको बताया हुआ था कि ये चैप्टर इसको हम लोग को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। तो ये तुम्हारा पहला पार्ट होने वाला है जिसमें कि हम लोग पोलर वेक्टर से डील करने वाले रहेंगे, और इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है ये हो जाएगा भाई एक्सियल वेक्टर। अब ध्यान देना, यहाँ पे जिन जिन क्वांटिटीज को हम लोगों ने पोलर वेक्टर में देखा हुआ है ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन या फिर कर्वीलिनियर मोशन, बोलने का मतलब लीनियर मोशन ही करेंगे। ठीक है, एक लाइन में जाएंगे, हालांकि डायरेक्शन चेंज करेंगे, दाएं बाएं पे चलने वाले हैं, और ये जो रहेगा ये एक सर्कुलर मोशन करने वाला होगा। तो इन्हीं सारे फिजिकल क्वांटिटीज को फिर से तुमको इधर रिपीट करना है। तो यहाँ पे क्या क्या आता है ध्यान देना, एक आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट का यहां पे बन गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का यहां पे बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का बन जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, फोर्स का यहां पे बन जाता है टॉर्क। ठीक, और फोर्स के रिस्पेक्टिव अगर देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क।
क्लियर। जब हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो भाई वो सीधा चलेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मैं अगर यहाँ पे जैसे ये एक स्टैंड है, ठीक है, ये एक स्टैंड है, इस पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये सीधा जाएगा, ये घूमेगा नहीं, ठीक। बट जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में टॉर्क अप्लाई होता है तो वो उसको घुमाता है। जैसे कि जो व्हीकल्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं तो उसके व्हील्स हो जाएंगे भाई, तो व्हील्स में फोर्स नहीं लगते, व्हील्स जो रहते हैं इसमें टॉर्क लगता है। जो तुम्हारे रूम में फैन होगा, फैन में फोर्स नहीं लगता, फैन में जो है टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से वो रोटेशनल मोशन करता है, ठीक। जो तुम्हारा दरवाजा रहेगा, दरवाजे में फोर्स नहीं लगता, उसमें टॉर्क लगता है, तो उसको भी वो रोटेशनल मोशन करवाता है, अगर स्लाइडिंग वाले डोर ना हुए तो, जिसमें हिंजेस लगे हुए रहते हैं, ठीक। क्लियर। तो भाई इस टाइप से इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों को, और भी आएंगे, बट इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों को इन दोनों पार्ट्स में डील करते हुए चलना है। बेसिकली अभी तुमको इस वाले चैप्टर में इतने ही देखने हैं। और एक आ जाएगा भाई मोमेंटम, इंपॉर्टेंट, इसमें आ जाएगा मोमेंटम। तो सर्कुलर के लिए हो जाएगा भाई एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फोर्स टॉर्क जो लिखा हुआ है इसके बारे में डील हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में करना है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दिमाग में बिठाते चलो कि इस टाइप से फिजिकल क्वांटिटीज जो रहेंगे इनको हम लोग वेक्टर में क्लासिफाई किए हुए, और पूरा जो हमारा हम लोग का चैप्टर होने वाला है ये इसी पे बेस्ड होने वाला है। अब ध्यान दो, पोलर वेक्टर जब बात कर रहे हैं तो इसमें मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, बी से लेकर के मान लो फिर ये सी तक गया, क्लियर। तो इस टाइप के मोशन में ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी वही था और मोशन भी वही था। अब जब हम लोग इसमें देखेंगे तो इस टाइप के मोशन में हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए, ये मान लो हम लोगों ने एक रॉड ले लिया, और जब इस रॉड को, जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइलस पकड़ा हुआ है, अब मैं इस स्टाइलस को जब घुमाऊंगा, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा एक एक्सिस, लेकिन इसके सराउंडिंग में ये बहुत सारे सर्कल क्रिएट करने वाला होगा। भाई इससे जितना दूर जाओगे हर एक डिस्टेंस पे तुमको एक एक क्या मिलते जाएगा, सर्कल मिलते हुए जाना है, क्लियर। तो ये जो सर्कल तुमको मिल रहा है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट का मोशन जब उस स्पेसिफिक सर्कल के ऊपर में हो रहा होगा, तब के केस में तुमको ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड आउट करना है। या तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, या फिर उसका एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, या एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर एंगुलर मोमेंटम। तो इस टाइप से किसी भी एक रॉड के, ये जैसे रॉड ले लिए तो रॉड वहां पे बन जाता है भाई एक्सिस, और एक्सिस के अबाउट जो मोशन होगा इसी को हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन, क्लियर। और इसी में जो हम लोग को देखना है अभी 11th के सिलेबस में एक्सियल वेक्टर के फॉर्म में, ये हो जाएगा तुम्हारा इन सारे क्वांटिटीज का डिटेलिंग, ठीक है, ठीक है। तो जैसे डोर भी अगर लेकर के चलोगे, जो जिस डोर में हिंजेस लगे हुए रहते हैं, ठीक, तो उनमें भी क्या होता है, इस टाइप से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारे क्वांटिटीज तुमको वहां पे अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे उसमें कुछ भी अप्लाई नहीं होते। अब जैसे उसमें तुमको थोड़ा सा भी डाउट हो सकता है कि भाई दरवाजे को बंद करने या खोलने के लिए तो हम लोग अपने मसल्स फोर्स का यूज करते हैं, वहां पे मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं, ठीक। तो वो जो मस्कुलर फोर्स रहता है उसको वो टॉर्क में कन्वर्ट कर देगा और उसको वो घुमाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को ज्यादा डिटेल नॉलेज जो है ये फोर्स वाले टॉपिक में मिलने वाला होगा, तो अभी के लिए उसको इग्नोर करो। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एक याद रखना, ये हो जाएगा भाई एक्सिस, ये एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस हो गया, एक्सिस को ध्यान में रखना है और उसी के अबाउट में पूरा का पूरा मोशन करना है, इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सियल वेक्टर, क्लियर, ठीक है। चलो भाई इतने क्वांटिटीज जल्दी नोट डाउन करो, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया क्या, ठीक, चलो। तो भाई अब ध्यान देना, यहां से अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इनमें से मतलब इस वाले चैप्टर हो या आगे वाले चैप्टर्स में जिन टर्म्स के बारे में हम लोग को यूज करना है वेक्टर रिलेटेड, पहले उन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई एक्चुअल में जो वेक्टर्स होते हैं ये इनसे रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हम लोग को डील करना है। ठीक, हेडिंग लगा लो, टर्म्स ही लिखो, बहुत है। सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं, ये वेक्टर से रिलेटेड है ना, हम लोग और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में यहाँ पे बहुत ज्यादा डील नहीं करने वाले। अब जो है ये हम लोगों को मोस्टली वेक्टर से ही डील करने हैं।
बहुत कम जगह पे इस चैप्टर पे तुमको दिखेगा कि भाई हम लोग स्केलर क्वांटिटी से डील करने वाले रहेंगे। ठीक, तो टर्म्स सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, क्लियर। तो जैसे वेक्टर के बारे में अभी मैंने तुमको बताया और पिछले वाले चैप्टर में जितना देखे हुए थे बस उतना ही है वेक्टर, उससे ज्यादा और कुछ है नहीं। अब इसके टर्म्स से तुमको मतलब कि अंदाजा लगेगा कि उसके और कौन कौन से चीजें के बारे में हम लोग को डील आगे में करना पड़ेगा। तो इक्वल वेक्टर्स इसमें लिखेंगे पहले टू वेक्टर्स, या ऐसे लिखो वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक। तब के केस में हम लोग इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। दो हो, तीन हो, जितने भी वेक्टर्स, तब के केस में हम लोग उनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। अब ध्यान देना, तुमको एक चीज पहले वाले पॉइंट में लिखना है, ठीक। मैंने वहां पे तुमको लिखवाना भूल गया एक्चुअली में, ध्यान देना। कोई सा भी वेक्टर मतलब वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन वाले में लिखो, इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में लिखना है कोई से भी दो वेक्टर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, कोई सा भी दो वेक्टर्स हम लोगों ने जैसे यहाँ पे बनाया, तो इसका जो एरो का डायरेक्शन रहता है ये वेक्टर का डायरेक्शन को बताएगा, मतलब फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को बताएगा। और इसका जो लेंथ होता है ये मैग्नीट्यूड को बताता है। मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को। अब ध्यान देना, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहे हैं वो, तो ये जैसे इतना बड़ा खींचे हुए हैं तो ये 5 का है, 6 का है, ये नहीं पता चलेगा। इसमें से हम लोग को बस यही पता चलने वाला है भाई कि मान लो ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया मान लो वेक्टर बी, तो वेक्टर ए जो है ये मैग्नीट्यूड वाइज वेक्टर बी से बड़ा होने वाला होगा, और दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही आ रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का। अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले रहोगे, छोटा और बड़ा, तो छोटे वेक्टर को छोटे साइज का एरो बनाओगे और बड़े वेक्टर के लिए बड़े साइज का एरो बनाना है। हालांकि इसका भी यूज हम लोग को और कहीं नहीं करना, बस इसको सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए तुमको भेजे में बिठाना है। चलो, तो जैसे इक्वल वेक्टर्स होंगे तो भाई वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये तभी बोला जाएगा जब हम लोग इस वेक्टर को रिप्रेजेंट इस टाइप से करने वाले। ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये हो जाएगा भाई वेक्टर बी, जिनका कि तुमको लेंथ भी सेम देखने के लिए मिलेगा, दोनों का डायरेक्शन भी सिमिलर सेम, तो इस वजह से ये दोनों वेक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट ध्यान देना, इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड्स में इक्वल भी होते हैं, मैग्नीट्यूड्स में भी इक्वल होते हैं। बाकी इन दोनों वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हो, लेकिन पैरेलल वेक्टर की कंडीशन में ये नहीं आता भाई कि दोनों ही वेक्टर्स इक्वल भी हो। जब दो वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तब उनको पैरेलल वेक्टर्स भी बोलेंगे, लेकिन उसको चलो हम लोग बाद में डील कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर, अच्छा इसी के नीचे में पैरेलल वेक्टर लिख लो तो साथ ही में निपट जाएगा। पैरेलल वेक्टर्स, इसमें सिर्फ लिखना वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट भी इक्वल लिख सकते हो, यहां लिख देते हैं भाई मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट भी इक्वल। ठीक, तब हम लोग इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। इसी का एक और टाइप हो जाता है जिसको कि हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सॉरी एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा बोलने का मतलब जिनके डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, जिनके बीच में बनने वाले एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होता है, लेकिन तुमको कहीं पे भी और डिग्री का यूज नहीं करने, तो उसको लिखोगे जिनके एंगल का वैल्यू जो रहता है या जिनके बीच में एंगल पाई रेडियन का होता है, पाई रेडियन, ठीक, पाई रेडियन का होता है। तो नेक्स्ट लिखना है इस पे एंटी पैरेलल वेक्टर। शॉर्ट में लिखो एंगल बिटवीन वेक्टर्स
इज पाई रेडियन, और इसी को लिख लेना 180 डिग्री, ताकि तुम्हारे भेजे में रहे कि पाई रेडियन हम लोग 180 डिग्री को बोलते हैं। ठीक, बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, डिग्री में एंगल नहीं लेना, वहां पे हमको रेडियन के फॉर्म में ही एंगल्स लेने होते हैं। क्लियर? क्लियर? तो ये हो जाएगा भाई एंटी पैरेलल वेक्टर। एक और वेक्टर यहाँ पे सुनने के लिए मिलता है जिसको कि बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर जैसे पैरेलल का अपोजिट हो गया ये एंटी पैरेलल, वैसे ही इक्वल वेक्टर का अपोजिट हो जाता है नेगेटिव वेक्टर। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों वेक्टर तो इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट। तो लिखना चाहो तो फोर्थ में वो भी लिख लो, एक नेगेटिव वेक्टर। देखो आगे के एग्जाम के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन स्कूल के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको अगर क्लियर नहीं रहेगा भाई कि किसमें क्या डिफरेंस हो रहा है और डिफाइन करने के लिए दे दिया गया, तो इसका डेफिनेशन उसमें, उसका डेफिनेशन उसमें चिपका दोगे। इसीलिए लिख लो, लिख लो, भले ही बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, ताकि एग्जाम के टाइम पे एक बार क्रॉस थ्रू करोगे तो तुम्हारे भेजे में रहेगा। नेगेटिव वेक्टर्स having magnitude equal but direction opposite। ठीक, हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल बट डायरेक्शन अपोजिट, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो भाई अब इनका रिप्रेजेंटेशन तो मेरे को बताने लायक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर ऐसे ही चिपका देना है, दो वेक्टर्स ए और बी बना करके। एंटी पैरेलल वेक्टर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में ठोस देना, और तीसरा जो रहेगा, सॉरी ये जो नेक्स्ट रहने वाला है, ये हो जाएगा भाई ऊपर वाले के जैसा इक्वल लाइन बनाना, बट दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में बनाना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव वेक्टर। क्लियर? आ गया होगा इतना समझ में? चलो इतने को जल्दी नोट डाउन करो, फिर अब हम लोग वेक्टर का इंपॉर्टेंट वेक्टर्स देखने वाले रहेंगे। अब आ जाएगा भाई तुम्हारा यूनिट वेक्टर। पहले इतने को नोट डाउन करो। अच्छा एक और लिखाएंगे, एक और बचा हुआ है, फिर यूनिट वेक्टर पे उतरेंगे। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी फटाफट। अच्छा हट देते हैं, डन, गुड। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाएगा भाई इसमें। अच्छा 4 पॉइंट्स हुए थे, 5th नंबर एक लिख लेना इसमें, को इनिशियल वेक्टर। इसमें लिखना वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, जैसे मान लेते हैं कोई सा एक पॉइंट हम लोगों ने पी ले लिया, यहां से एक वेक्टर ए निकल गया, एक वेक्टर बी निकल जाएगा, एक वेक्टर इधर से सी आ गया। तो ये जितने वेक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये सभी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो इन सारे वेक्टर्स को हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग का पॉइंट जो रहेगा ये सेम होने वाला होगा। क्लियर? तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, और इसमें लगाओ आईएमपी। अब यहां से तुम्हारा इंपॉर्टेंट दो टाइप के वेक्टर्स होने वाले हैं। एक हो जाएगा सबसे पहले में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखो, पहले इसमें लिख लो हैविंग ओनली डायरेक्शन, इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। बोलने का मतलब एक, तो एक का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे भाई तो उसमें तो कोई चेंजेस आना है नहीं। तो जनरली इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते ही नहीं है, सिर्फ इसको हम लोग रिप्रेजेंट किया करते हैं। ठीक, अब यहां पे मैं तुमको वेक्टर का थोड़ा सा और डिटेलिंग बता रहा हूं, ध्यान से। जैसे मान करके चलो भाई कि हम लोगों ने यहां पे लिखा वेक्टर ए, हम लोगों ने यहां पे लिखा वेक्टर ए,
तो वेक्टर ए जो है ये दो क्वांटिटीज को कैरी किया हुआ है, मतलब दो फैक्टर्स को कैरी किया हुआ है। एक हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा जो हम लोग का हो जाएगा इसमें से डायरेक्शन। तो ध्यान देना, मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम लोग किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ध्यान से, ये हो गया ए, इसके ऊपर में ये एरो, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए। और इसका मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए इसमें हम लोग दो ऐसे लाइन खींचते हैं, इसको बोला जाता है मॉड्यूलस। तो इसको बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। यही वैल्यू जो रहेगा ये तुम्हारा होने वाला रहेगा उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर, उसका मैग्नीट्यूड। एग्जांपल के लिए देखो, 5 किलोमीटर अगर ईस्ट लिखे, 5 किलोमीटर ईस्ट लिखे, तो भैया तो पूरा का पूरा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो इस वेक्टर क्वांटिटी में यहां पे एक तो है 5 किलोमीटर जो कि हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और ईस्ट जो लिखा हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन में जो जा रहा है, ईस्ट जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा उसका डायरेक्शन। अब ये तो हम लोगों का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है जब हम लोग डे टू डे लाइफ की चीजों को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब कैलकुलेटिव पार्ट्स को अगर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहा तो इसके जगह पे हम लोग यूज करते हैं, एक ए लिखेंगे और इसके ऊपर में इस टाइप से कैप लगाते हैं, इसको कैप ही बोला जाता है। जैसे ए लिखे, ये ए लिखे और इसके ऊपर में ये कैप लगा दिए। क्लियर, तो इसको बोलते हैं ए कैप। ए कैप, टोपी वाला जो कैप होता है वही कैप है ये। क्लियर, तो ये हो जाएगा ए कैप। ए कैप जो है ये बताएगा भाई सिर्फ डायरेक्शन को। तो यहाँ पे क्या क्या चीज किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बोलोगे, तो ये जो है वेक्टर ए इस पूरे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मॉड ऑफ वेक्टर ए जो है ये सिर्फ इस न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड को। और साथ ही साथ ये जो एक कैप है यही होता है यूनिट वेक्टर। तो इसके जगह पे क्या दिख रहा है, सिर्फ ईस्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ईस्ट, अब भाई बताओ, ईस्ट सिर्फ लिखे हुए तो ये तुम्हारे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, सिर्फ ये बता रहा है किस चीज को, डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। और यूनिट वेक्टर को जनरल फॉर्म इसका अगर बोलोगे तो एन कैप यूज किया जाता है, एन कैप। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड अगर पता हो, उसका डायरेक्शन अगर नहीं पता हो, तो भाई वेक्टर के फॉर्म में उसको एन कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान करके चलो कि यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट पी से स्टार्ट किया चलना, पॉइंट क्यू पे पहुंच गया और यहां से ये पॉइंट आर आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट भाई इसको वेक्टर से पता होगे, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मान लेते हैं यहां का यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वेक्टर डी, तो इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड। क्लियर, वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या है बोलने से, एन कैप। तो जब भी किसी का तुमको डायरेक्शन नहीं पता हुआ रहेगा, उसको अपने से एज्यूम करना होगा, तब के केस में एन कैप जो है ये तुम्हारा काम आएगा। क्लियर, आ गया होगा इतना समझ में। जब हम लोग जनरली मैथ्स बनाने के टाइम पे जो वेरिएबल्स यूज करते हैं, जब भी कोई सा क्वांटिटी हमको नहीं पता होता, तब जो हम लोग उसमें से अपने से एक वेरिएबल एज्यूम करते हैं, वैसे ही एन कैप जो है ये एक यूनिवर्सल डायरेक्शन को दिखाने वाला है। जिसका भी डायरेक्शन नहीं पता हुआ रहेगा वहां पे एन कैप चिपका देना। आ गया होगा इतना समझ में। क्लियर, चलो भाई, तो इतने को पहले नोट डाउन करो, इसको लिख लेना। ये जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए, वेक्टर ए। शॉर्ट में इसको मॉड बोला जाता है। ठीक, तो अब जब भी हम लोग का इसको देखने के लिए मिलने वाला है, वहां पे हम लोग इसको मॉड ए से इसको निपटाते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो इतने को नोट डाउन करो जल्दी। ये था तुम्हारा इंफॉर्मेशन यूनिट वेक्टर को लेकर के। इसके बारे में थोड़ा और क्लैरिटी अभी नेक्स्ट वेक्टर में हम लोग को मिलेगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। पहले इतने को नोट डाउन करो, फिर उतरते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पे। ये जो चीज हम लोग लिखे हुए हैं भाई, ये फॉर्मूला है। क्लियर, इसके बारे में अच्छा चलो, जब लिखे हुए हैं तो इसको यहीं पे फॉर्मुलेट करके भी बाजू में अच्छे से लिख लो। इससे दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो डायरेक्शन निकालने के लिए और दूसरा तुम्हारा हो जाएगा ये कि इसका हम लोग को जगह जगह पे यूज करना है फिर आगे में। तो ये एक फॉर्मूला ही है। ठीक है क्या, ये वेक्टर ए इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा भाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, और ये एक है, ये हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ही है, इसी पैटर्न में हम लोग को आगे के क्वेश्चंस में भी डील करना है। क्लियर, और ध्यान देना यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो रहता है, यूनिट वेक्टर को भी लिखने का यहाँ से तरीका आ जाएगा। यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ए कैप, ए कैप इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा ये वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये फॉर्म तो बहुत जगह पे यूज करते हैं, बहुत अक्सर हम लोगों को यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन भी एक तो ध्यान में रखना है तुमको। तो ये दो फॉर्मूले ही है, समझ लो। हो गया होगा। चलो भाई, अब नेक्स्ट देखो, ये बेसिक टर्म्स है, इसको जाने बिना हम लोग चैप्टर ही स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पहले ही देख लो। अब भाई टॉपिक बाय टॉपिक अगर हम लोग सब चीजों को क्लियर करेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें उसमें छूट जाएंगे। तो जो चीजें बहुत ही बेसिक है, जिनका की यूज हम लोग को एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होते ही देखने के लिए मिलने वाला होगा, जैसे अभी पहले हम लोग देखेंगे कि वेक्टर एडिशन। ठीक, तो वहां पे इन सभी चीजों का यूज करना है वहां पे हमको। तो इनके बारे में पहले देख लो। आज का क्लास वैसे तुम्हारा पूरा फैक्ट बेस्ड होने वाला है, ये सारे के सारे फैक्ट्स ही हैं, ऐसे ही समझ लो। ठीक, इनके बारे में बस तुमको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, कितना टाइप हो गया? 6। 7 नंबर देखना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर देखने से पहले सबसे पहले तो यही दिमाग में बिठा लो भाई कि ऑर्थोगोनल वेक्टर होता क्या है। तो ध्यान से सुनना, जब कोई से भी तीन ऐसे वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ऐसे वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। और इसमें जो हम लोगों का स्पेस जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्पेस बोलने का मतलब जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों ही होते हैं और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब के केस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो रहेंगे ये तुम्हारे ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाएंगे। और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए जो हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करने वाले हैं, उनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग वेक्टर यूज करने वाले रहेंगे, उन्हीं को यूनिट वेक्टर बोला जाएगा और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे यहां पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लिया, तो जनरली एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आई कैप का यूज करते हैं, आई कैप, स्मॉल आई कैप। वाई डायरेक्शन के लिए हम लोग स्मॉल जे कैप का यूज करते हैं। जे कैप जहां पे दिखा मतलब समझ जाना कि वो वाई डायरेक्शन में मोशन को बता रहा है। और जेड के लिए हम लोग यूज करते हैं भाई के कैप का, स्मॉल के कैप। क्लियर? तो के कैप जहां पे भी दिखेगा समझ जाना डायरेक्शन जो है ये जेड एक्सिस में है। आई कैप दिखा तो समझ लेना कि डायरेक्शन जो है ये एक्स एक्सिस में है। जे कैप दिखा तो समझ लेना कि डायरेक्शन जो है ये वाई एक्सिस में है। इसी के अपोजिट, इन्हीं के अपोजिट अगर तुम्हारा माइनस वाई डायरेक्शन में मोशन रहा तो इसको माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। माइनस एक्स डायरेक्शन में अगर मोशन रहा तो इसको माइनस आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो माइनस भी मैंने तुमको पहले ही बताया हुआ है, फिजिक्स में मोस्टली तुमको माइनस का यूज अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज करना है। एक्स एक्सिस में जाएगा तो आई कैप, माइनस एक्स एक्सिस में जाएगा तो ये माइनस आई कैप। तो इस बेसिस पे देखोगे तुम आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं भाई। एक तो देख लो इसी में ऑर्थोगोनल वेक्टर, three mutually perpendicular vectors are orthogonal vectors. क्लियर? और इसी में हम लोग यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर डायरेक्शन आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स।
क्लियर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, एग्जांपल में इसमें लिख लेना एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। क्लियर। और इसके एग्जांपल में लिख लेना आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स of x, y and z axis respectively। ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये जेड है ना, ये टू जैसे दिख रहा होगा। जेड लिखो लिखो जल्दी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। आई जे के कैप, ध्यान देना। डन, गुड। तो इतने में से भाई हो गया तुम्हारा ये सारे टर्म्स हम लोग का, जितना अभी फिलहाल के लिए यूज करना है उतने तो हो गया कंप्लीट। अब आगे में जो जो आएंगे वो तुमको वहीं वहीं पे बताते चलेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा रहे तो। बाकी इतने से अभी हम लोग का चैप्टर का मान करके चलो कि बेसिक जितने टर्म्स हम लोग को देखने हैं वो इतने ही है। ठीक है। अब हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स बोलने का मतलब यहाँ पे अब हम लोगों को वेक्टर्स के अलग अलग ऑपरेशंस देखने हैं। जैसे वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो पहले तो हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे वेक्टर एडिशन, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे में वेक्टर प्रोडक्ट पे। जनरली एडिशन में ही तुम्हारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही आ जाते हैं। क्लियर। और डिवाइड यहाँ पे होता नहीं है, वेक्टर डिवीजन होता नहीं है। क्लियर है। तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट देखेंगे हम लोग आगे में, और वेक्टर एडिशन बोलो या वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों बोलो, दोनों ही तुम्हारे इसी एक ही चीज में कवर हो जाते हैं। ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाओ यहां पे वेक्टर एडिशन। इसके हमको दो पॉसिबिलिटीज देखने हैं। ठीक, दो पॉसिबिलिटीज देखने हैं, ध्यान देना। पहला, पहले वाले केस मतलब दो केसेस देखने हैं। पहले वाले केस में वेक्टर्स जो रहने वाले होंगे इनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री का बनना चाहिए या फिर 180 डिग्री का बनना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के अलावा 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा बाकी जो एंगल्स रहते हैं, अगर दो वेक्टर्स के बीच में दूसरा कोई एंगल बनता है तो उसके लिए फिर हम लोग का वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है, और वो तुम्हारा उसके बकायदा एक डेरिवेशन आएगा, उसमें डायरेक्शन निकालने के तरीके सीखेंगे, और वही से तुम्हारा एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होगा। टॉपिक तो हम लोगों ने बहुत पहले स्टार्ट कर चुका था, और वहीं से तुम्हारा एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होगा। ठीक है। चलो, वेक्टर एडिशन इसमें लिख लेना, व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। पहले नंबर केस, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा बोलने का मतलब दोनों के बीच का एंगल। क्लियर। अगर थीटा या फिर एंगल जो है अगर 0 डिग्री होता है, देन मान करके चलो कि ये हो गया भाई एक वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अब दोनों उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों के बीच में एंगल जो रहेगा ये 0 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर। वेक्टर ए का जो वैल्यू है मान करके चलो 3 यूनिट, और डायरेक्शन उसका कोई सा भी, ईस्ट वेस्ट जो भी देना चाहो ले सकते हो। ठीक। और वेक्टर बी का जो वैल्यू है ये मान करके चलते हैं हम लोग 2 यूनिट।
क्लियर, ईस्ट ले लो और ये भी हो जाएगा ईस्ट। देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा भाई 3 + 2 यूनिट ईस्ट इक्वल्स टू ये हो जाएगा भाई 5 यूनिट ईस्ट। ठीक, क्वेश्चन में पलटा दो, वेक्टर ए को उधर रहने दो, वेक्टर बी को जब इधर लिखेंगे तब के केस में इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3 यूनिट, वैल्यू मारो वही वैल्यू है, और ये हो जाएगा भाई वेक्टर बी केस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें वेक्टर का एडिशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, ध्यान देना, पहले बी का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ था, अब इधर अपोजिट लिए हुए तो भाई इसका डायरेक्शन हो गया वेस्ट, क्लियर, और अभी भी ये ईस्ट की तरफ है। ठीक, अब ध्यान दो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर ए प्लस, अब बी का डायरेक्शन जो है ये अपोजिट हो गया, अपोजिट हो जाएगा तो हो क्या जाएगा, ये माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखते चलो और साथ ही साथ में डायरेक्शन देखना कैसे आता है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आया हुआ है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आया हुआ है तो डायरेक्शन तुम्हारा पहले वाले का ही होने वाला रहेगा, बोलने का मतलब जो ए का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा, और वैल्यू अगर नेगेटिव आता तो ए का डायरेक्शन जो लिए हुए थे उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाता, क्लियर, उसका अपोजिट डायरेक्शन हो, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ईस्ट। अब इसको और थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, ध्यान दो। ए बी सी डी, हाँ भाई थोड़ा डिस्टरबेंस होगा तो देखना। ठीक, चलो स्टेबल हो गया, तो ध्यान देना, अभी मान लो कोई सा एक ऑब्जेक्ट है, ये अब ईस्ट डायरेक्शन में चलना चालू करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है ये ईस्ट डायरेक्शन, मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर हो गया, ये रिटर्न आया हुआ, यहां से यहां तक मान करके चलो कि ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा भाई 2 किलोमीटर का, क्लियर, और यहां से लेकर के यहां तक का जो ये पूरा डिस्टेंस है ये मान करके चलो ये 7 किलोमीटर। ठीक, अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट अगर ए से लेकर के सी तक का टोटल ये डिस्टेंस कवर करेगा, तब के केस में इसका टोटल डिस्टेंस को हम लोग ऐड करके निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ए से लेकर के बी तक का वेक्टर प्लस, अब बी से लेकर के सी तक में इसमें रिटर्न आया हुआ है तो भाई वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी से लेकर के सी तक का वेक्टर। ठीक, अब जैसे इसके वैल्यूज रखोगे, अब जैसे इनके वैल्यूज रखोगे तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 5, रिटर्न आया हुआ है -2 इज इक्वल टू, आ जाएगा कितना 3, वैल्यू आया पॉजिटिव 3। दूसरा एग्जांपल देखो, डायरेक्शन डील करेंगे, दूसरा एग्जांपल देखो, ए से लेकर के मान लो ये गया हुआ है पूरा डी तक और पूरा घूम करके आएगा, तो ए से पहले बी जाएगा, तो ए से लेकर के बी तक का ये वेक्टर हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी से लेकर के डी तक का, माइनस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो वहां से रिटर्न आया है तो डायरेक्शन उसका अपोजिट हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, सॉल्व करो, ये आ जाएगा कितना 5 प्लस -7 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से -2। तो पिछले वाले एग्जांपल में मैं यही बोल रहा था, ये जैसे पॉजिटिव वैल्यू आया है तो पहले में ये ईस्ट डायरेक्शन में चला था, मतलब राइट साइड में, तो अभी भी इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ईस्ट। अगर इधर ईस्ट लिए और इधर वेस्ट लिए तो, और यहां पे वैल्यू जो है ये नेगेटिव आया है बोलने का मतलब ये डायरेक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा वेस्ट। अब ध्यान देना, यहां पे ये जो ईस्ट और वेस्ट हम लोग देख रहे हैं ये किसके बेसिस पे देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या लोगे, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लोगे, तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है तुम्हारा इनिशियल पॉइंट। तो जब ये पॉइंट सी तक पहुंचा हुआ था तो पहले भी वो उधरी मोशन कर रहा था और उसका
फाइनल पॉइंट भी जो जहां पर रुका हुआ वो भी उसी डायरेक्शन में है। इसी वजह से यहां से पॉइंट सी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होने की वजह से इसका वैल्यू हम लोगों ने ईस्ट लिया। ये समझ में आ गया। दूसरा सेकंड केस जो हम लोगों ने देखा हुआ था, यहां से ए से गया है, वापस से इसको क्रॉस करके वापस चला गया। तो ए से अब देखोगे तो भाई ए से जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, पहले इधर था अब जो है वो इधर हो गया। तो इधर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम लोग को वेस्ट लेना पड़ेगा। तो या तो इसको -2 लिखो, -2 लिखोगे, या तो इसको -2 ईस्ट लिखो, नेगेटिव ईस्ट लिखो, या फिर इसी को हम लोग लिखेंगे भाई 2 जो भी यूनिट है, 2 यूनिट वेस्ट। अगर वेस्ट लिखोगे तो फिर इसका नेगेटिव साइन हट जाएगा, और अगर नेगेटिव साइन के साथ में डायरेक्शन लिखना है तो भाई वही डायरेक्शन चिपकाना जो कि हम लोगों ने पहले में लिखा हुआ था। तो -2 यूनिट ईस्ट, -2 यूनिट ईस्ट बोलने का मतलब वो नेगेटिव, मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में 2 यूनिट वो गया हुआ है। क्लियर? जैसे -2 यूनिट अगर यहां पे राइट दिया तब के केस में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 यूनिट लेफ्ट। ठीक, तो माइनस का साइन जो रहेगा ये या तो तुमको ऑलरेडी डायरेक्शन के बारे में बताएगा, और अगर डायरेक्शन तुमको मेंशन करना है वहां पे तो सोच के करना। अगर पुराने वाले डायरेक्शन को लिखोगे तो माइनस साइन के साथ लिखोगे, और माइनस का साइन अगर हटाना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तुमको, तब के केस में डायरेक्शन जो रहेगा उसको पलटाना है तुमको। क्लियर? आ गया होगा इतना समझ में? ठीक है, चलो भाई इतने को नोट डाउन करो, और फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, इतने में क्लास को एंड करेंगे आज। और हमको कल जो वेक्टर एडिशन देखना है, कल जो वेक्टर एडिशन देखना है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के से अलग होने वाला रहेगा, और यही चीज सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली इसी चीज को सीखना होता है, मतलब कि मेनली इस चैप्टर में इसी चीज को तुमको सीखना है, बाकी तो आगे के टॉपिक्स में इसका अप्लाई करते हुए चलना है। क्लियर? चलो इतने को नोट डाउन कर लो, फिर सेशन एंड किया जाएगा जल्दी। और इसके पीछे वाले टॉपिक का अगर कुछ लिखना हुआ रहा तो भाई इसका अगर कुछ लिखने का रहा तो लिख सकते हो। ये 0 डिग्री और 180 डिग्री का हम लोगों ने केसेस डील कर लिया यहाँ पे कि वेक्टर एडिशन हम लोग को यहाँ पे करना कैसे होता है। ठीक है, चलो भाई ठीक है फिर।